Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Very good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good चलो तो morning. स्टार्ट वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने एटॉमिक रेडियस क्या होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी हमने बातें की थी। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। वो है वेरिएशन इन रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं उसको देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई एटम या आयन विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आयन हो सकता है, न्यूट्रल एटम हो सकता है। दो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन तो कभी भी सेम हो नहीं सकता भाई। तो आयन एटम के साथ में क्या करेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताएगा, बनाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मतलब पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, आर्गन है, सल्फर -2 है, क्लोरीन माइनस है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपके सेम है। सबके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो। और एटॉमिक नंबर जो है ना सबका अलग है। इसका 19 है, इसका 20 है, इसका 18 है, इसका 16 है, इसका 17 है। क्योंकि सबके अंदर प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे जेड इफेक्टिव से। तो हम यहां पर जेड बाई ई कैलकुलेट कर देंगे। बेसिकली ये जेड इफेक्टिव जेड बाई ई से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव नहीं होता ये। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए तो हमें पहले सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ता है, बट जेड बाई ई से अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिल जाता है कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो इसमें हो जाएगा 19/18, इसमें हो जाएगा आपका 20/18, इसमें हो जाएगा आपका 18/18, ये है आपका 16/18, और ये आपका 17/18। तो जिसका z बाई ई ज्यादा होगा, जिसका z बाई ई ज्यादा होगा मतलब बेसिकली z इफेक्टिव ज्यादा है। और z इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रेडियस जो है वो किसकी है, यहां पे देख सकते हो आप। सबसे ज्यादा रेडियस जिसका z बाई ई कम है। z बाई ई कम किसका है, सल्फर -2 का। फिर उसके बाद में क्लोरीन माइनस का, उसके बाद में आर्गन का, फिर उसके बाद में पोटेशियम प्लस का, फिर उसके बाद में कैल्शियम 2 प्लस का। ये रेडियस का ऑर्डर होगा भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर रेडियस का ऑर्डर ऐसा है। तो अगर आपको ये सब जेड और ई और ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आपको आंसर देना है, तो हम कैसे डायरेक्ट आंसर देंगे, देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर मेरे पास में ये सभी आयन है, N-3, ऑक्सीजन -2 है, फ्लोरीन माइनस है, नियॉन है, Na+ है, Mg2 प्लस है, Al+3 है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, पहले बस ये चेक कर लो। तो नाइट्रोजन में 10 हो गया, ऑक्सीजन में 10, फ्लोरीन में भी 10 हो गया, नियॉन में 10 होते ही है। सोडियम 11 था लेकिन +1 से 10 हो गया। तो सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जैसे जैसे इधर जाओगे ना, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सीधा चेक कर लो, जिसका प्रोटॉन ज्यादा है उसकी रेडियस कम। भाई एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन है और नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है। तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, और उधर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। तो भाई एल्यूमिनियम के अंदर इफेक्टिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गॉट इट भाई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो पहला फैक्टर ये रहा, देखो ये फर्स्ट फैक्टर है। एटॉमिक रेडियस का न्यूक्लियर चार्ज के साथ में इनवर्स रिलेशन होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा जेड इफेक्टिव, उतनी कम रेडियस होगी। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, लिथियम
फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से। तो जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से रेडियस क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। तो जेड इफेक्टिव का रेडियस के साथ में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, बट ये जनरली किस में होता है भाई, ग्रुप में होता है। तो यहां पे देख सकते हो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है। ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होने से रेडियस भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो नंबर ऑफ सेल का एटॉमिक रेडियस के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस के साथ में इनवर्स रिलेशन है, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा भाई। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम अगर ज्यादा क्रिएट कर रहा है भाई, न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन वहां पर स्क्रीनिंग अगर ज्यादा है, प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो रही है, तो सीधी सी बात है भाई एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। अगर स्क्रीनिंग कम हो जाए तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा रेडियस आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया था। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन माइनस है, एक ऑक्सीजन -2 है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होता जाता है, और जेड इफेक्टिव के कम होने से रेडियस क्या होती है आपकी, इंक्रीज। तो नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना, रेडियस का इंक्रीज होना, बट पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, रेडियस का डिक्रीज होना। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाती है आपकी, इन डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से रेडियस आपकी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, राइट। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे। Mn है, फिर Mn2+ है, Mn+3 है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है कि इधर पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। तो ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा ना, रेडियस कम होती जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। भाई सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो लेंथ में ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड से लेंथ और कम हो गई, ट्रिपल बॉन्ड से और लेंथ कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे दो एटम के बीच में लेंथ इंक्रीज मतलब ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे लेंथ कम होती जाएगी। और जब लेंथ कम होती जाएगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा पार्ट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड की अंदर जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ की रेडियस ज्यादा है। इन शॉर्ट ऐसा कहना चाहते हैं कि भैया ये रेडियस ज्यादा है इससे, इससे। सब जगह पे है नाइट्रोजन, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले में नाइट्रोजन की रेडियस ज्यादा है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब दो एटम के बीच में जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे लेंथ कम होती जाएगी, और लेंथ कम होने से रेडियस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमने एटॉमिक रेडियस के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर दिए। यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं थियोरेटिकल क्वेश्चन बने तो कम से कम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होगी। ये सब चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन क्या है, पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन है, और टॉप टू बॉटम के अंदर क्या वेरिएशन है। हालांकि हमने डिस्कस कर दिया बट यहां पे कंक्लूड कर देते हैं। अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में जाएंगे तो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारी जो रेडियस है ना वो डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे ये है। अच्छा, यहां पर ये एक्सेप्शन है, ये जो है वो क्या है आपका एक्सेप्शन है।
नियॉन वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि नियॉन के अंदर होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। नियॉन के अंदर कौन सी रेडियस होती है? वॉन्डरवॉल रेडियस। इनर्ट गैस है ना भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन से भी कम होना चाहिए नियॉन तो भाई, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है? कम होती है। बट मैं कह रहा हूं कि फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? नियॉन की, क्योंकि नियॉन के अंदर कौन सी रेडियस होती है? वॉन्डरवॉल। और बाकी सबके अंदर कौन सी रेडियस है? कोवलेंट रेडियस। ठीक है ना? तो वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। तो वॉन्डरवॉल रेडियस ज्यादा होने की वजह से नियॉन की रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वाली चीजों को हमें याद रखना पड़ता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन इसलिए बोलते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, एक्सेप्शन भरे पड़े हैं भाई। बट एक्सेप्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। जैसे अभी ट्रेंड क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए रेडियस डिक्रीज होती है। दिस इज अ जनरल ट्रेंड। बट नियॉन तक पहुंचे तो नियॉन के अंदर रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा मिली, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज हो गई। अब थ्योरेटिकल चीज जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ये नियॉन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे। हालांकि एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन भी आजकल तो पता चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एक्सेप्शन वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी साइंटिस्ट दे रहे हैं। बट कहीं कहीं पर अभी भी टेक्नोलॉजी की वजह से उसका रीजन नहीं पता चल रहा, उसका रीजन नहीं पता चल रहा, तो अभी भी हम उसको एक्सेप्शन ही बोलते हैं। कि उसका क्या रीजन होगा, नो आइडिया। तो ऐसी इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन न के बराबर है, मतलब सुनने में आपको बहुत रेयरली मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुली डेवलप्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। हर किसी की जो लैब, जहां केमिस्ट्री की लैब है, वहां पे ऑर्गेनिक काम जरूर होता है। तो वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई, साइंटिस्ट इतना अपना दिमाग लगा रहे कि एक्सेप्शन नाम की चीज ही नहीं, वहां पे मैकेनिज्म एक ब्रांच ही डेवलप कर दी, और उस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम सबका आंसर दे सकते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज्म की ब्रांच नहीं है। इनऑर्गेनिक के कंपाउंड कैसे बनते हैं, H2SO4 कैसे बनता है, CO2 कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म नहीं है। और मैकेनिज्म जब नहीं होती है ना, तो हम उसको समझा नहीं सकते। बट ऑर्गेनिक के अंदर हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज का मैकेनिज्म है। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन नाम की चीजें, ये फर्स्ट एक्सेप्शन आपको देखने को मिला, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक्सेप्शन नाम की चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी आपको मिलेगी। उसको लर्न करना पड़ता है। अगर उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। बट मैक्सिमम चीजों को अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, बट वो उसके एक्सप्लेनेशन को फिर अलग से याद रखना पड़ेगा, जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे इसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, और अदर चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक के, उसमें तो थोड़े 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 और ऐड होते जाएंगे। चलिए, तो अक्रॉस द पीरियड इन जनरल आपको ये बोलना है कि रेडियस डिक्रीज होती है। जब आपको बात बोली जाए कि नियॉन के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे फ्लोरीन से रेडियस क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर वॉन्डरवॉल रेडियस है। अच्छा, इन अ ग्रुप क्या होता है? तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है भाई? इंक्रीज होती है रेडियस। तो इंक्रीज टॉप टू बॉटम, उसका रीजन क्या था? नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना। जैसे ये देख सकते हो एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना? नोबल गैसेस जो है वो एक्सेप्शन है, मैंने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। ठीक है ना? ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस आर एक्सेप्शन। इट इज बिकॉज ऑफ नोबल गैसेस आर कंपेयर्ड विद द वॉन्डरवॉल रेडियस विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। राइट? तो देख लो भाई, यहां पर जनरल ट्रेंड, ये देखो जनरल ट्रेंड है। सेकेंड पीरियड के अंदर लिथियम से ज्यादा, लिथियम से कम बेरिलियम। मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है ना? कार्बन की रेडियस 77, फिर नाइट्रोजन की रेडियस 70, ऑक्सीजन की रेडियस 66, फ्लोरीन की रेडियस 64, फिर इसकी रेडियस 70। तो ये जो है वो क्या है? आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट। राइट? गॉट इट भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू देख लो आप। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि ऑर्बिट क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है, और ऑर्बिट के इंक्रीज होने से रेडियस आपकी इंक्रीज होगी। तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया। ये एक एग्जांपल लिया है, बाकी सभी ग्रुप के अंदर ऐसे ही है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर है इंक्रीज हो रहा है, सभी के अंदर। ये जी इन जनरल बात हम कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप हो, थर्ड ग्रुप हो, फोर्थ ग्रुप हो, फिफ्थ ग्रुप हो,
अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के अंदर रेडियस का ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? देखो समझाता हूं मैं पूरा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है देखो। जब आप 3D डी ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? डी ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। कैसी एप्लीकेशन है ये भी हम देखेंगे। डी ब्लॉक के अंदर मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं। फोर्थ पीरियड मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, और जिंक। ये 21 से लगा के 30 तक एलिमेंट है, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब लेफ्ट टू राइट में आते भाई पीरियोडिक टेबल में, तो ये तो लेफ्ट टू राइट में जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, नो डाउट। तो जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से रेडियस आपकी डिक्रीज होनी चाहिए ऑलवेज। तो ये तो ट्रू है कि जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रेडियस आपकी डिक्रीज हो, ये ट्रू नहीं है। यहां पे होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? देखो ऐसा देखा गया है कि जैसे आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हो ना, यहां तक, तो आपकी रेडियस डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद में आयरन से निकल तक रेडियस आपकी कांस्टेंट रहती है, ये एक्चुअल ऑर्डर है। और फिर आप कॉपर से जिंक की तरफ जाते तो रेडियस आपकी बढ़ती है। दो चीजें मैं बता रहा हूं। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई डाउट नहीं, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होगा। तो रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहां पर रेडियस डिक्रीज नहीं हो रही है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो रेडियस डिक्रीज हो रही है, फिर आयरन और निकल की रेडियस कांस्टेंट मिली, और फिर कॉपर से जब Zn की तरफ गए तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज हो गई। तो Z इफेक्टिव डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रू है, बट रेडियस डिक्रीज नहीं हो रही है। तो ऐसा रेडियस का ऑर्डर कैसे आया? तो इन तीन चीजों को, ये तीन क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्कैंडियम से Mn की, तो स्कैंडियम से Mn जाने पर रेडियस आपकी डिक्रीज होती है। उसका रीजन है Z इफेक्टिव ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्सन? तो इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी के अंदर, ठीक है ना। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है? डी के अंदर। जैसे स्कैंडियम की बात करूं तो D1 हो गया, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D1। वेन टाइटेनियम 3D2, 3D3, 3D4, 3D5। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक सर एक क्रोमियम का ऑर्बिटल में। 3D5 होगा ना? किसका? सर आपने क्रोमियम का हाँ 3D2 क्रोमियम बोला। का 3D5, वो तो एक्सेप्शन है बिल्कुल, क्रोमियम का 3D5 होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो स्कैंडियम से Mn की तरफ जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्रोमियम का 3D5, Mn का भी 3D5। तो यहां पर एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ में फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिटल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिटल में। तो एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कम है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर कम है, तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज। ये आपको सेकेंड से समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा। जब आयरन से निकल की तरफ गए, यहां से आपको समझ में आएगा। इसमें रेडियस आपको क्या मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। और रेडियस अगर कांस्टेंट मिल रही है तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जब आप यहां पे एंटर करोगे ना, जब यहां पे आप एंटर करोगे, ठीक है ना, आयरन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 3D6 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 तो है, अब ये 6 आ गया। तो यहां पर बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर रहना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है भाई,
तो इलेक्ट्रॉन तो दूर जाना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर जाएगा तो ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन होता है ना वही उसका ऑर्बिटल होता है। जहां इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर बढ़ जाएगा तो ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी, तो ऑर्बिट की साइज बढ़ जाएगी। तो जेड इफेक्टिव तो क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, रेडियस को कम कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन स्टार्ट हो गया, कोबाल्ट के अंदर और 2 रिपल्सन हो गए, निकल के अंदर और 3 रिपल्सन हो गए। तो जैसे जैसे आयरन से निकल की तरफ जाओगे वैसे वैसे रिपल्सन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जितना जेड इफेक्टिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है। जेड इफेक्टिव क्या करता है, रेडियस को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या करता है, रेडियस को बढ़ाता है। तो जेड इफेक्टिव ने कम किया तो फिर से उसने बढ़ा दिया, तो ऑलमोस्ट क्या मिला, रेडियस कांस्टेंट मिला। और यहां से और क्लियर हो जाएगा कि जब आप कॉपर से Zn की तरफ जाते हो तो रेडियस आपकी इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि यहां पे अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो गया। जेड इफेक्टिव तो बढ़ा है भाई, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि सब क्या है, D10। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इतना बढ़ गया कि रेडियस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी भाई। कॉपर से जब Zn की तरफ जाते हैं ना तो रेडियस का ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी वेरिएशन है वो हमें ऐसा दिखता है। तो ये हमें 3 क्वेश्चन के फॉर्म में मिलता है भाई। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकता भाई। 3 क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की रेडियस का ऑर्डर, आयरन, कोबाल्ट, निकल की रेडियस का ऑर्डर, और कॉपर और जिंक के रेडियस का ऑर्डर बताओ। तो इसमें रेडियस कैसी हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज, इसमें रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इसमें ऐसा। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे रेडियस से रिलेटेड। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो सेकंड वाला केस है Fe2 निकल वाला, उसके अंदर Fe में तो 3d6 होगा, पर जब हाँ हम जैसे कोबाल्ट में गए फिर निकल में गए तो 3d7 3d8, तो पेयरिंग बिल्कुल, और हो जाएगी, तो और बढ़ रही है तो रिपल्सन और बढ़ रहा है। बढ़ेगा ना, तो फिर कांस्टेंट रहे, ये जरूरी है हाँ वो। मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव रेडियस को कम करता है, राइट। यस। जेड इफेक्टिव जो है वो रेडियस को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन रेडियस को बढ़ाता है। तो जेड इफेक्टिव जितना रेडियस को कम करता था उतना फिर से बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट मिली है आयरन और निकल और इसकी। उसका रीजन ये है, पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है भाई, हमेशा याद रखोगे। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, फिर एक्सप्लेनेशन आता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्सप्लेनेशन आया फिर वैल्यू आएगी, ये हमेशा याद रखना। हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करते टाइम जो हमें फैक्टर पता चलता है वो हम बताते हैं। वो कुछ हद तक उसको प्रूव कर देता है। हाँ कहीं ना कुछ और ड्रॉबैक भी रहता है वहां पर, लेकिन मैक्सिमम चीजों को वो एक्सप्लेनेशन वहां पे प्रूव कर देता है। तो ये यहां पर यही एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने नहीं दी। यहां पर यही एक्सप्लेनेशन है कि आयरन आयरन से Na की तरफ जाते हैं तो ये इवेंट होता है। बोलो भाई, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। राइट। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आपको सीधा ये याद रखना है, अगर ये याद है तो ठीक है। ये सब आपको मतलब ये 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी याद हो तो और अच्छा है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब हम डिस्कस करेंगे सर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ बोलो बेटा। सर वो फिनोमेना सिर्फ डी ब्लॉक के 4th पीरियड में ही हम लोग देखते हैं या बाकी कहीं भी हम कंसिडर करेंगे? बाकी जगह पे भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक ही सीरीज, 4th ओके सीरीज। सर। ओके। बाकी जगह पे भी है, ठीक है ना, क्योंकि सबको अगर हम एक्सप्लेन करने गए तो कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यही रीजन है, यस। बाकी और कोई रीजन नहीं। चलो अब हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो भैया बहुत सारी जगह पे यूज भी करते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है समझने में, क्योंकि बहुत नई इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है ना, लेंथेनॉइड एलिमेंट में इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है देखो, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं ना उनके
हेलो, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? होगा सर।